बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। अब निबोश आईजीसी 1 का जो है हम आज फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। निबोश आईजी 1 के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि हमें वर्क प्लेस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे पास आए रोज़ हमारे सामने उजागर होता है और हमें जो है इसका सामना करना पड़ता है। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम बड़े एक बीफिटिंग मैनर के अंदर इसको आंसर करते हैं। और इसको आंसर करने के लिए हम 3 तरह के आर्गूमेंट्स का सामना लेते हैं या सहारा लेते हैं। हम वो आर्गूमेंट्स हमारे पास मॉरल आर्गूमेंट, लीगल आर्गूमेंट एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम इसमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। हम मॉरल आर्गूमेंट्स को, सोशल आर्गूमेंट को और फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स को कि सोशल रीजंस क्या हैं हमारे पास, मॉरल रीजंस क्या हैं और फाइनेंशियल रीजंस क्या हैं हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। तो सबसे जो पहली चीज़ आती है हमारे पास वो है जी मॉरल्स एंड मनी। अब यहाँ पे बेसिकली जब हम आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को तो उसमें हम दोनों चीज़ों के कंपैरिजन में चलते हैं, दोनों को आमने सामने रख के चलते हैं। क्योंकि जब जो बेसिक आर्गूमेंट होता है एज एन एम्प्लॉयर, किसी भी एम्प्लॉयर का, वो उसका आर्गूमेंट होता है, वो बेस कर होता है उसके सारे का सारा उसका मनी के ऊपर, मनी टर्म्स के ऊपर हो रहा है। अब वो हर चीज़ को हम सिर्फ एक एंगल से नहीं देख ले सकते। जहाँ पे भी मनी होगी तो उसके साथ मॉरल्स की जो है कहीं ना कोई जगह उसकी बनती है वहाँ पे। अब समझते हैं कि मॉरल क्या है। मॉरल्स बेसिकली हम अगर जनरली बात किया जाए तो हम मॉरल बोलते हैं अखलाकियात को, मॉरल वैल्यूज़ बोलते हैं। अखलाकी जो अखलाकियात जो हमारी जो है जनरली हमारी जो अखलाकियात होते हैं हम उनको मॉरल वैल्यूज़ का नाम देते हैं वहाँ पे कि एक बंदा जो है राइट एंड रॉन्ग के अंदर डिफरेंस किस तरह से कर रहा है वहाँ पे। अगर तो हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदे की मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं, इससे मुराद ये है कि फ़लाँ बंदा जो है गलत और ठीक के दरमियान जो है उसको तफरीक को बड़े बेहतर तरीके से वो कर सकता है। अब यहाँ पे जो मोरालिटी की हम बात करते हैं वो मोरालिटी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आर्गूमेंट यहाँ पे करते हैं वो हम एम्प्लॉयर के लिए करते हैं कि एम्प्लॉयर को वर्क प्लेस के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी मॉरल वैल्यूज़ का जो है उसको शो करनी चाहिए या मॉरल वैल्यूज़ का मुजाहरा करना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करे अखलाकी तौर पे। ना उसको उस चीज़ के लिए कोई फोर्स करे, ना उस चीज़ के लिए वो किसी फाइनेंसिस को मद्देनज़र रखे। वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अभी बात करें यहाँ पे वो काम जो कोई भी बंदा अखलाकी तौर पे अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए करे, तो हम उस चीज़ को लेके पहले उसके ऊपर आर्गूमेंट्स करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कि मनी को। अब आपको पता है एक चीज़ का हर बंदे के जहन में होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, जब भी कोई इल हेल्थ होता है, तो हर ये केस अपने साथ एक कॉस्ट लेके आता है। और वो कॉस्ट जो है डिफरेंट तरह की हो सकती है, वो भी इंशाल्लाह ताला आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसे मॉरल आर्गूमेंट्स, सॉलिड मॉरल आर्गूमेंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए स्लाइड में डाले हैं। इसको उनको डिस्कस करते हैं कि जो आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कर सकते हैं उसको ये इंश्योर करवाने के लिए, उसको ये बावर करवाने के लिए कि मॉरली उसके लिए क्यों ज़रूरी है हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना। सबसे पहले अगर आप देखें तो हम बात करते हैं कि मॉरली जो है ये कभी भी जो है जस्टिफाइबल नहीं है कि आपकी कोई भी बंदा आपके पास पेन एंड सफरिंग को जो है वो झेले। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर आप इस स्लाइड में देखें तो मैंने ये चीज़ लिखा है, ये मॉरली राइट कभी भी नहीं है किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी एम्प्लॉयर के लिए कि उसका जो बंदा है, उसके पास जो काम करने वाला वर्कर है, वो अगर शाम को घर लौट रहा है तो वो किसी 2 पीसेस के अंदर जाए। मेरे 2 पीसेस को कहने से मुराद मेरा ये है कि वो अपना ठीक ठाक तवाना जो है तंदुरुस्त अपने घर अगर वापस नहीं लौट रहा, तो इसमें इसकी बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी आयद होती है कि इसके ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर के ऊपर या जिसके लिए वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो बात यह है कि वर्कर्स जो है वो घरों को अपने सेफ लौटने चाहिए, क्योंकि उनके घर में उनकी फैमिलीज़ भी उनके लिए जो है उनकी रास्ता देखनी है उनको। अब हर बंदे के ऊपर एक जो होती है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इस लिहाजा हम किसी भी इंसान को, किसी भी वर्कर को जो है वो हम सिंगल कंसिडर नहीं कर सकते, हम उसको एज अ फैमिली कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो अपनी एक पूरी की पूरी फैमिली के लिए ब्रेड विनर समझा जाता है। मतलब अपने ख़ानदान के लिए, अपने कुंबे को पाल रहा है, तो उनके लिए वो रोज़ी रोटी कमाने के लिए आ रहा है। तो अगर एक बंदे के साथ हादसा पेश आता है तो अगर इसको आप ऐसा लेना चाहिए इसको कि वो एक बंदे के साथ, एक वर्कर के साथ हादसा पेश नहीं आया, बल्कि एक फैमिली उसकी वजह से जो है डिस्टर्ब हो चुकी है, एक फैमिली उसकी वजह से जो है वो पूरी की पूरी अफेक्ट हो चुकी है। तो मॉरली हम इस तरह से इस चीज़ को के ऊपर आर्गूमेंट करते हैं वहाँ पे। फिर एक्सीडेंट जो है वो जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई पर्सनल इंजरी हो वहाँ पे, उसको नॉर्मली जो है ह्यूमन की लाइफ को सेक्रीफाइस करना, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कभी भी जो है बेनिफिशियल नहीं हो सकता। ये उल्टा उनको जो है नुकसान में, घाटे का सौदा है उनके लिए। और एक अगर मॉरली, अगर अखलाकी तौर पे भी हम देखें तो हम कभी भी कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी दूसरे के ऊपर कोई पेन एंड सफरिंग आए, कोई दूसरा उसकी वजह से कोई सफ़र करे वहाँ पे। फिर
फैमिलीज़ की बात करें, अगर वर्कर्स की फैमिली की बात करें तो वो भी यही आपसे डिमांड करती हैं, वो भी किसी भी इंसान से ये डिमांड करती हैं कि उनके जो लव वंस हैं, मतलब जो उनके जो है प्यारे हैं, वो अगर कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो वो शाम को अपने ठीक ठाक अपने घरों को पहुँचे वहाँ पे। फिर सोसाइटी का अगर हम आर्गूमेंट करें, अगर सोसाइटी को इसमें ऐड करें, तो सोसाइटी भी हमसे ये डिमांड करती है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए। अब सोशल जस्टिस ये है इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा अफराद हैं या किसी भी तरह के हैं, तो हर बंदे के लिए एक सोशल जस्टिस होना चाहिए। जो किसी कोई इंसान अपने लिए पसंद करता है उसी को उसको वही चीज़ दूसरे के लिए भी पसंद करनी चाहिए। जैसे हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो भी यही चीज़ है हमारे पास कि हम मॉरली वो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, हमें कोई चीज़ों को हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर रहा होता, हम अखलाकी जुर्रत को मुजाहरा करते हुए उन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी एक इंसान के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि किसी भी एम्प्लॉयर के अंदर होनी चाहिए कि अपने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को अपने मॉरल बैकग्राउंड्स के ऊपर उनको इंश्योर करें। फिर मॉरल आर्गूमेंट के बाद जो दूसरा बड़ा आर्गूमेंट हमारे पास आता है वो है जी हमारे पास फाइनेंशियल आर्गूमेंट। अब फाइनेंशियल आर्गूमेंट के अंदर अब जो मॉरल आर्गूमेंट है वो बहुत सारे केसेस के अंदर जो है एम्प्लॉयर्स को वो समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि अब एक मॉरलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर वजह से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो इस मशहूर इसके लिए एक कोट यूज़ करते हैं ना कि मॉरलिटी इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग, डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द चीप पर्सनस। तो ये आप हर बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उनको जो चीज़ समझ आती है वो फाइनेंशियल टर्म्स में समझ आती है, मोस्टली बिजनेसमैन्स को, क्योंकि उनका जो है ताल्लुक ही किसके साथ है, फाइनेंसेस के साथ है। तो फाइनेंशियल टर्म में उनको चीज़ पैदा समझ आती है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्सीडेंट्स या इल हेल्थ जो होते हैं वो मनी कॉस्ट करते हैं। कभी भी कोई भी हादसा होगा, उस हादसे की वजह से कोई वर्कर बीमार हुआ है, वर्कर इंजर्ड हुआ है, या कोई इक्विपमेंट फेलियर हुआ है, वहाँ पे कोई इक्विपमेंट का एक्सीडेंट हुआ है, इक्विपमेंट लॉस हो गया है, कोई मटेरियल लॉस हो गया है, मटेरियल डैमेज हो गया है, तो हर एक चीज़ के साथ एक जो है कॉस्ट जुड़ी हुई है। और वो कॉस्ट कौन सी है वहाँ पे फाइनेंशियल आर्गूमेंट के अंदर हमारे पास आती है। अब कॉस्ट को जो डिवाइड किया गया है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कॉस्ट है हमारे पास ये डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली वो कॉस्ट हमारे पास होती हैं जो हमारे लिए हम जिनको मेजर कर सकते हैं और डायरेक्टली अराइज हो रही होती है किसी भी एक्सीडेंट से। अब मेजरेबल कॉस्ट से मुराद वो है जिनको हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स के अंदर जो है न्यूमेरिक टर्म में जिसको हम कैलकुलेट कर सकें, तो वो हमारे पास है डायरेक्ट कॉस्ट। और वो कॉस्ट ऐसी होती हैं जो वाज़ेह होती हैं, जो डायरेक्टली एक हादसा आपके पास साथ हुआ है और वो हादसे की वजह से आपको पता है कि ये कॉस्ट मेरे ऊपर आनी है। मिसाल के तौर पे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि आप जो है अपने घर जा रहे हैं और घर जाते हुए रास्ते में आपकी गाड़ी का टायर हो गया पंक्चर। आप पंक्चर लगवाने के लिए गए हैं मैकेनिक के पास, तो मैकेनिक ने लगा कि आपको डायरेक्टली बोला है कि आपके इसकी जो 150 रुपये बन गया है, 200 रुपये आपका बन गया है, तो वो आपका एक कॉस्ट वो है कि जो डायरेक्टली कंप्यूटेबल कॉस्ट है आपके लिए, और आपने कंप्यूट कर दी कि भाई मेरा जो है 200 रुपये का खर्चा आ गया। नाउ दिस इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली अराइज हो रही है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से। इनडायरेक्ट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो किसी भी हादसे के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज की वजह से हमारे ऊपर जो कॉस्ट आ रही होती है वो कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो ऑन द ग्राउंड ऑफ जो है वो आप उसको कंप्यूट नहीं कर पा रहे होते, वो लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर आ रही होती है वो कॉस्ट वहाँ पे, जिसको क्वान्टिफाई करना, जिसको कैलकुलेट करना, जिसके न्यूमेरिक्स निकालना आपके लिए मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके आउटकम्स होते हैं और वो बाद तक आपके ऊपर उसके असरात वहाँ पे रहते हैं। जैसे आगे हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉस्ट डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे हैं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे बड़ी अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि आपके पास वर्क फील्ड के अंदर कोई वर्क प्लेस में कोई भी आपके पास एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से आपके जो बाकी के वर्कर्स हैं उनको वो शॉक में चले जाते हैं, उनके ऊपर जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस चीज़ का आता है, और उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से वर्कर्स के आपके मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। बट वर्कर्स के मोराल डाउन होने की वजह से आपको इफेक्ट क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी में आपकी कमी आ सकती है, आपको ये आपके जो है अदर इफेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो है एफिशिएंसी में कमी आ सकती है, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क में कमी आ सकती है, तो आपके अदर एट्रीब्यूट्स आते हैं उसके साथ। बट मोराल डाउन को आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मेरे कितने वर्कर्स का मोराल डाउन हुआ है, कितना मोराल डाउन हुआ है, आया मेरा 100 रुपये का मोराल डाउन हुआ वर्कर का कि 1000 रुपये का वर्कर का मोराल डाउन। बट ये कॉस्ट ऐसी है कि आप कंप्यूट नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अनकैलकुलेटेबल कॉस्ट है। तो इस तरह की जितनी भी कॉस्ट होती हैं उन सब कॉस्ट को क्या कहते हैं, हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो फेलियर्स होते हैं वो इंडिविजुअल इकोनॉमी को तो अफेक्ट करते ही करते हैं, मतलब इंडिविजुअल कंपनी को तो अफेक्ट करेंगे जिस कंपनी के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हादसा हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड बात करें तो वो ब्रॉडर इकोनॉमी, मतलब के मुल्क की जो है इकोनॉमी को भी हमारे जीडीपी लॉस भी हमारे पास करती हैं। कैसे जीडीपी लॉस करती हैं,
अब जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कुछ इंपोर्ट्स होंगी, कुछ एक्सपोर्ट्स होंगी। अब मुल्क जो है वहाँ पे अपना जो कमाई करता है, एक्चुअल कमाई उसकी जो होती है, उसकी जो इनकम होती है, वो होती है उसकी एक्सपोर्ट्स होती हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा हादसा पेश आया है जिस हादसे की वजह से मिसाल के तौर पे उसकी जो है प्रोडक्शन लॉस हो गई है, जब प्रोडक्शन लॉस हो जाएगी तो वो एक्सपोर्ट क्या करेंगे? जब एक्सपोर्ट कुछ नहीं करेंगे तो फिर मुल्क के अंदर ज़र मुबादला नहीं आएगा। तो उस तरह से हम कहते हैं कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के फेलियर्स हैं वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को ही अफेक्ट नहीं करते, वो ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो अगर ब्रॉडली बात की जाए तो पूरे के पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी होती है उसका जीडीपी लॉस भी उसमें कर रहे होते हैं। कुछ डायरेक्ट कॉस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली एग्जांपल अगर आप देखें तो वर्कर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। आपके पास वर्कर इंजर्ड हुआ है, आपने उसको फर्स्ट एड दिया है। अब फर्स्ट एड जो आपने वर्कर को दिया है, अगर आपको पता है कि अगर आपने सनी प्लास ही अगर लगाई है वर्कर को तो अब बैंडेज ही आपको की है, तो आप उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो बैंडेज कितने की थी, तो डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास आ गई। वर्कर सिक पे है, आपके वर्कर की फॉर एग्जांपल उसकी 1 डे की जो उसकी वेज थी, डेली वेज उसकी थी वो 1000 थी, और वो 2 दिन काम से एब्सेंट रहा है, तो आपको पता है आपको 2000 का नुकसान हो गया है। रिपेयर टू और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, कोई इक्विपमेंट आपका डैमेज हो सकता है अगर वर्क फील्ड में हो गया है, तो आपको उसकी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट पता होगी और उसका आप डैमेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी, लॉस और डैमेज प्रोडक्ट कोई आपका लॉस हो गया है। जो प्रोडक्ट्स हम लॉस की बात करते हैं, जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है, जो आप चीज़ रॉ मटेरियल से बना कर तैयार कर देते हैं, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो लॉस हो जाता है, तो हर प्रोडक्ट की एक एक्चुअल कॉस्ट होती है, तो उसके अगेंस्ट आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉस प्रोडक्शन वाइल डीलिंग विद द इंजरी। अब लॉस प्रोडक्शन टाइम की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन टाइम लॉस से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग आवर्स है मॉर्निंग में 9 o'clock से लेकर इवनिंग में 5 o'clock तक, अब उनका अगर उस ड्यूरिंग वर्क जो है वर्किंग आवर्स में उनका अगर 1 घंटा भी लॉस हो जाता है, तो उस 1 घंटे को कंपनसेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ओवर टाइम लगाना पड़ता है। और आप सबको पता है कि ओवर टाइम जो है कॉस्ट करता है वो 1.5 टाइम्स कॉस्ट करता है जो नॉर्मल टाइमिंग होती है उससे। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक तो ओवर टाइम की पेमेंट करनी पड़ती है और ओवर टाइम में भी उसको उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वो इनडायरेक्टली जो डायरेक्ट कॉस्ट उसके ऊपर आता है और उसको अफेक्ट कर रहा है उसकी इकोनॉमी को। डायरेक्ट कॉस्ट के बाद हमारे पास कुछ आती है जी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर सबसे पहली कॉस्ट ही जो है वो बात आ गई है हमारे पास रिडक्शन स्टाफ मोराल वाली, कि अगर वर्कर्स का मोराल डाउन हो गया तो उसके अफेक्ट्स को आप जो है वहाँ पे अफेक्ट्स को तो आप देख सकते हैं, बट उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई कितना आपके ऊपर फाइनेंशियली आपको नुकसान हुआ है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को डिफिकल्टी हो का सामना करना पड़ होता है कोई न्यू रिक्रूटमेंट्स करने में या पुराने स्टाफ को रिटेन करने में। आप खुद देखें, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आए रोज़ जो है हादसात हो रहे हैं, अब आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, तो अब उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो मार्केट में ख़राब हो जाएगी। तो कोई भी बंदा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जॉब करना नहीं चाहता, उनके पास नहीं आना चाहता, तो इस वजह से उनको रिक्रूट करने में, नए वर्कर्स को काम में रखने में दुश्वारी पेश आ रही है। और पुराने वर्कर्स भी वो भी डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे कि भाई हमारे साथ खुदा न खासा कोई हादसा पेश आ जाए, तो वो भी इसी कोशिश में होंगे कि हमें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले और हम यहाँ से भाग जाएँ। अब इसी चीज़ को इसी कड़ी से अगर कड़ी में लाएँ तो फिर आपकी क्या होती है, जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनकी गुडविल ख़राब हो जाती है। वहाँ पे किस वजह से गुडविल ख़राब होती है, उनका एतमाद ख़राब हो जाता है कि आपके ऑर्डर्स के साथ फॉलोइंग ऑर्डर्स डिलेज उनके साथ हो सकते हैं। आपकी ने डेडलाइन दी हुई है, उनको दी हुई है कि भाई उन्होंने दी आपको कि फॉर एग्जांपल कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें प्रोडक्शन अपनी मिल जानी चाहिए। हफ्ते के बजाय आपने 2-2 हफ्ते आप लगा रहे हैं और ऑर्डर्स को आप डिलीवर नहीं कर रहे। अब मिसाल आप खुद एग्जांपल ले लें, किसी आप ऑनलाइन वेबसाइट से आप परचेजिंग करते हैं और आपकी जो है बेगम ने वो सूट पहनना है, कोई सूट आपने परचेज़ किया है, वो किसी फंक्शन में पहनना है। अब वो सूट आपका जो है उस फंक्शन गुजर जाए और फंक्शन के बाद आपका सूट आ रहा है, तो फिर क्या ख्याल है आपका कि आप दोबारा उससे वेबसाइट से आप परचेज़ करने के काबिल भी रहेंगे? कभी भी नहीं होगा, और आपकी गुडविल ख़राब हो चुकी होगी, वहाँ पर आप एतमाद ही नहीं करेंगे दोबारा। इसी वजह से पब्लिक इमेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का ख़राब हो जाता है, बिज़नेस रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन उससे काम नहीं करना चाह रही होती। दूसरी वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ काम नहीं करना चाह रही होती और उन्हें भी लग रहा होता है कि अगर हम इनके साथ काम करेंगे तो हमारी भी क्रेडिबिलिटी जो है मार्केट में वो क्या होगी, लॉस होगी। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो है स्ट्राइक्स और एक्शंस और इस तरह की जो है चीज़ों का भी ऑर्गेनाइजेशन को सामना करना पड़ता है। अब कॉस्ट को जब हम आगे लेके चलते हैं तो मज़ीद हम कॉस्ट को फिर डिवाइड करते हैं इंश्योर्ड कॉस्ट और अनइंश्योर्ड कॉस्ट में। अब इंश्योर्ड कॉस्ट और अनइंश्योर्ड कॉस्ट क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस बेसिकली जो हम बोलते हैं कि हम एक अपनी एक्चुअल अमाउंट के अकॉर्डिंग के एवज़ या हम अपनी एक प्रॉपर्टी के एवज़
एक स्पेसिफिक अमाउंट को इंश्योर करवाते हैं कि उसकी पैसे पहले हम एक कीमत लगवाते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक मंथली या हम एनुअल एक जो है एक स्पेसिफिक टर्म के अंदर जो हमारी फिक्स हुई होती है वो हम जो है डेप्ट जो होती है उस इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवाते हैं। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल हमारी जो कोई भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसके अगेंस्ट हम उनको जो पे कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास इंश्योरेंस होती है। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी है 40 लाख की आपकी गाड़ी है, या आपका घर है 40 करोड़ का, या जितने का भी है कोई भी आप कॉस्ट ले सकते हैं, तो वो आपकी आ गई एक्चुअल कॉस्ट। अब जब इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में स्टेट लाइफ सबसे बड़ा अदारा है, तो वो आपकी पहले उसको देखेगा, उसकी कॉस्ट देखेगा कि भाई आपके ये घर या आपकी गाड़ी या जो भी आपकी चीज़ है वो कितने की है। फिर उसके अगेंस्ट आप एक उससे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे और वो आपको उसको इंश्योर करेगा, और आपको हर महीने कुछ ना कुछ या हर साल कुछ ना कुछ उन्हें पे करना पड़ेगा, जो आपकी इंश्योरेंस की डेप्थ कहलाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो हम हर एक चीज़ को इंश्योर नहीं करवा सकते, हर चीज़ इंश्योर नहीं हो सकती। कुछ एक हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट हैं जो इंश्योर्ड हो सकती हैं, कुछ एक हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट इंश्योर्ड हो सकती हैं, कभी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट इंश्योर्ड नहीं हो सकती। हम एक आम मिसाल भी इस्तेमाल करते होते हैं, हम कहते होते हैं कि इंश्योर्ड कॉस्ट होती हैं बेसिकली वो आटे में नमक के बराबर होती हैं। जैसे वेरी फ्यू कॉस्ट हम कहते हैं कि हम जो है वो इंश्योर करवा सकते हैं, हर एक चीज़ इंश्योर करवाई नहीं जा सकती। अब इसमें अगर हम देखें तो इंश्योर्ड कॉस्ट में देखें तो फायर, आपने अपनी जो है अपनी बिल्डिंग है, आपकी फैक्ट्री है, जो भी चीज़ है उसको आपने इंश्योर करवाया हुआ अगेंस्ट फायर, ठीक है, कि कभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायर लगेगी या कोई इस तरह का हादसा हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट आपने जितनी की भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई होगी तो उतनी आपको पेमेंट मिलेगी उसकी। फिर वर्कर इंजरी और डेथ, जो हम कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं या हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, डेथ के ज़ुमरे में आपकी लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगी और मेडिकल कॉस्ट के अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी आ जाएगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो हम इंश्योर करवा सकते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर करवा सकते हैं, ये चीज़ें हमारी इंश्योर्ड हो सकती हैं। अनइंश्योर्ड कॉस्ट की बात करें तो लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर आपका रॉ मटेरियल लॉस हो गया है एक्सीडेंट की वजह से, वो आपके पास अनइंश्योर्ड कॉस्ट है। अब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन अराइज होता है, बोलते हैं कि सर ये जो रॉ मटेरियल है इसकी कॉस्ट क्यों नहीं होती। अब मैं उन्हें एक बिल्कुल सिंपल से आपको एग्जांपल में दूं कि आपका अगर फर्नीचर का बनाने का एक कारखाना है, ठीक है, जहाँ पे आप फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर बना के आप फर्नीचर की कुर्सियाँ बनाते हैं, मेज़ें बनाते हैं, तो वो जो भी चीज़ आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उन जब एंड प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट की जो है एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। और अगर आप देखें तो वो जो जिस चीज़ से बना है, मिसाल के तौर पे एक टेबल है आपकी, वो टेबल आपकी बनी है एक दरख्त से। अगर आप दरख्त अब कहाँ से आया है, वो जंगल से आया है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि मैं अपने जंगल को इंश्योर करवाना चाह रहा हूँ, तो जंगल को आप अपने फॉरेस्ट को कैसे इंश्योर करवाएंगे। आपने जब उस फॉरेस्ट को इंश्योर करवाया था उस वक्त वहाँ पे जो पौधे थे वो 1-1 फुट के थे, ठीक है, उस वक्त उनकी कॉस्ट बन गई थी 500 रुपया फी पौधा। अब जब वहाँ पे कोई हादसा पेश आया और उस वक्त वो पौधों की जो हाइट है वो 100 फुट हो चुकी है और अब उनकी कॉस्ट है लाख रुपए का एक पौधा है, तो जब इंश्योरेंस आपने करवाई थी उस वक्त उसकी कॉस्ट कुछ और थी और आज उसकी कॉस्ट जो है वो कुछ और है। तो उस टर्म्स में हम बात करते हैं कि वो जो फिक्स कॉस्ट नहीं होती उन चीज़ों की, जो जिस चीज़ की कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है तो उसकी आप इंश्योरेंस भी कभी नहीं कर सकते। फिर सिक पेज, अब सिक पे ये ऐसी चीज़ है कि आपका वर्कर एक दिन छुट्टी करके घर बैठ गए और आप बोलें कि भाई कि मेरे वर्कर को जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए सिक पे, कि जो है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं होता जी। इंश्योरेंस कंपनीज आपको सिक पेज नहीं प्रोवाइड करती, ओवर टाइम आपको प्रोवाइड नहीं करती। ओवर टाइम वो प्रोवाइड करना शुरू कर दें आपको तो आप आई रोज़ हादसा करो वहाँ पे, आई रोज़ आप लॉस टाइम करो वहाँ पे, क्योंकि आपका ओवर टाइम तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है आपको। इक्विपमेंट रिपेयर्स का आपको नहीं दिया जाता, लॉस मटेरियल्स का आपको नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे पास, ये सब की आती हैं हमारे पास अनइंश्योर्ड कॉस्ट में के अंदर आती हैं। तो जो टॉपिक था हमारा आज बेसिकली वो था हमारा, हमने मॉरल और फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स किए हैं। मॉरल्स को और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं देखा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना क्यों ज़रूरी है। तो इस चीज़ से अगर हम देखें तो एज अ कंक्लूजन में बात करूँ तो कंक्लूजन में हम ये अखज़ करते हैं कि फाइनेंशियल टर्म्स में जब भी बात करेंगे हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने की, तो हम ये आर्गूमेंट लेके आ सकते हैं कि किसी भी हादसे की रोकथाम के लिए जो हम वहाँ पे उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं वो कई गुना उससे कम है जो कि हम उस हादसे की ज़ुमरे में एज अ कंपनसेशन कॉस्ट हम किसी को पे करेंगे। आपने डायरेक्ट कॉस्ट भी देखी, आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट भी देखी, तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो चुका होगा कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हादसा पेश आता है तो उसके ऊपर क्या है, नंबर ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर आ सकती हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे जी, आज के बारे में इतना ही था। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर जो है लीगल आर्गूमेंट्स को डिस्कस करेंगे।